बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 5 रिएक्शन काइनेटिक्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चल के देखते हैं कि इस यूनिट की आउटलाइंस क्या हैं। स्टूडेंट, अगर हम आउटलाइंस की बात करें तो इसमें हमारे पास 5.3 आर्टिकल है विच इज रेट ऑफ रिएक्शंस, 5.2 इज अबाउट कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट 5.3 जो आर्टिकल है वो एक्सक्लूडेड है, वो आपके बोर्ड की तरफ से इंक्लूड नहीं है, तो हमने उसको यहाँ इस लेक्चर का हिस्सा नहीं बनाया। उसका एक सब आर्टिकल है 5.3.1 विच इज फिजिकल पैरामीटर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम समझेंगे 5.4 विच इज रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्री। तो चल के समझते सीखते हैं कि किस तरह हम इस चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि काइनेटिक्स क्या है, कि इस चैप्टर का जो नेम है वो है ही रिएक्शन काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि ये रिएक्शन काइनेटिक्स बेसिकली हम कह किसे रहे हैं। तो इसको समझें एक एग्जांपल से। आपने स्टूडेंट अक्सर डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ रिएक्शंस बहुत फास्टली हो जाते हैं, जबकि कुछ रिएक्शंस को होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उनमें से एक रिएक्शन हमारे पास डाइजेशन रिएक्शन जो है, ये बड़ा स्लो रिएक्शन है। इसके मुकाबले में अगर आप एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो ये बड़ा ही फास्ट रिएक्शन है, ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, तो ये बड़ा क्रूशियल है कि हमें ये पता हो कि रिएक्शंस कितने टाइम में हो जाएगा। तो बेसिकली काइनेटिक्स हम कहते ही इसे हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बेसिकली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें बताती है, देयर मैकेनिज्म की रिएक्शन कैसे होगा एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देम, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर इन्फ्लुएंस करेंगे। यानी केमिकल रिएक्शन कब तेज होगा, कब स्लो होगा, ये यानी टाइम कितना लेगा, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि इसका टाइम कम या ज़्यादा हो। इसी की स्टडी हम काइनेटिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। अब हम समझते हैं 5.1 आर्टिकल विच इज रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमें यह बताता है कि कितनी जल्दी रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे या फिर कितनी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। यानी आसान लफ्ज़ों में रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमें यह बताता है कि रिएक्टेंट की कंजम्पशन कितनी जल्दी हो रही है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी जल्दी हो रही है। जैसा कि आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं, आपको पता है ये रिएक्टेंट होते हैं, और ये जो आगे है ये प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट कितनी जल्दी कंज्यूम होंगे और ये प्रोडक्ट कितनी जल्दी फॉर्म होगी, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन जब परफॉर्म होगा तो इनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, यानी इनकी अमाउंट कम होती जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी अमाउंट बढ़ती जाती है। तो ये चेंज आता है इनकी कंसंट्रेशन में। तो हम इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज़ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम रेट कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। कंसंट्रेशन बेसिकली मोलैरिटी है, तो इसको हम मेजर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, जबकि टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो इस तरह स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इसकी जो यूनिट बनेगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनेगी। अभी स्टूडेंट इसको हम फाइंड आउट भी करेंगे तो आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए आप इस फिगर को देखिए। यहाँ देखिए कि एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को। ये जो ब्लू कलर के यहाँ आपको मॉलिक्यूल या पार्टिकल नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं या रिएक्टेंट है।
اچھا اگر آپ دیکھیں تو اس طرح ہارزنٹلی اگر آپ آگے موو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے. یہ جو ہارزنٹل لائن ہے یہ ٹائم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو جو ہی 10 سیکنڈز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو بلیو اس میں پارٹیکل ہیں, بلیو مالیکیول ہیں, وہ کنورٹ ہو رہے ہیں انٹو ریڈ مالیکیول میں, یعنی ریئیکٹنٹ کنورٹ ہو رہا ہے پروڈکٹ میں. اب جو ہی آگے مزید ٹائم 10 سیکنڈ گزرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اور زیادہ مالیکیول جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں انٹو پروڈکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو ریئیکٹنٹ کی کنسنٹریشن کم ہو رہی ہے, یعنی ریئیکٹنٹ کم ہوتے جا رہے ہیں اور پروڈکٹ جو ہے وہ فارم ہوتی جا رہی ہے. اب آپ یہاں دیکھیں بالکل اینڈ پر تو یہاں کوئی بھی ریئیکٹنٹ نہیں ہے, سارے کا سارا پروڈکٹ بن گیا ہے. تو یہ تو ہم نے اس کو بیکر کے اندر سمجھا. اگر آپ اسی کو ان گراف کی مدد سے سمجھیں تو یہ جو بلیو کلر کی لائن ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹ, اور جبکہ یہ جو ریڈ لائن ہے, ریڈ کرو ہے, یہ ہمیں بتا رہی ہے کنسنٹریشن آف پروڈکٹ. تو آپ بلیو کو پہلے اگر اسٹڈی کریں تو یہاں دیکھیں کہ 50 لکھا ہے, نمبر آف مالیکیول بھی کہہ سکتے ہیں, کنسنٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, تو یہ 50 ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیپ ہو رہی ہے اور یہ اس کی کنسنٹریشن کم ہو رہی ہے. اگر یہ لائن نیچے کی طرف آ رہی ہے تو دیٹ مین نمبر آف مالیکیولز جو ہیں وہ ریئیکٹنٹ کے وہ کم ہو رہے ہیں. اور بالکل آپ دیکھیں کہ جب یہ 60 سیکنڈز گزر جاتے ہیں تو نمبر آف جو مالیکیولز ہیں آف ریئیکٹنٹ وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ پروڈکٹ کی کرو اگر آپ دیکھیں تو شروع میں کیونکہ اس میں کوئی پروڈکٹ ابھی تک فارم نہیں ہوا, ریئیکشن سٹارٹ نہیں ہوا, تو اس کی کنسنٹریشن زیرو پر ہے, اور ود دا پیسج آف ٹائم اس کی کنسنٹریشن بڑھتی جاتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ اس کی کنسنٹریشن بھی جو ہے فردر نہیں بڑھتی, رک جاتی ہے, سٹاپ ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس 2 کروز ہیں جو ہمیں ریئیکٹنٹ اور پھر پروڈکٹ کی کنسنٹریشن میں جو چینج آتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اس کے بارے میں ہمیں ایکسپلین کر رہی ہیں. تو اس کو مزید ابھی ہم دیکھتے ہیں, مزید سمجھتے ہیں. تو یہاں جیسا کہ ہم نے لکھا بھی ہے کہ گراف ہیز 2 curves, یہ گراف جو ہے وہ اس میں 2 curves ہیں. ون فار ریئیکٹنٹ شوئنگ دا ڈیکریزنگ کنسنٹریشن, ایک ریئیکٹنٹ کی ہے یہ جو بلیو کلر کی ہے, یہ بتا رہی ہے کہ کنسنٹریشن ڈیکریز ہو رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, فار اینڈ ون فار پروڈکٹ شوئنگ انکریزنگ دا کنسنٹریشن اوور ٹائم, اور دوسری جو ہے وہ پروڈکٹ کی ہے جو کہ ہمیں بتا رہی ہے. اب اس کو فردر اینالائز کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو دونوں کروز ہیں سٹارٹ میں, اس کے سٹارٹ میں دیکھیں یعنی 10 سیکنڈز تک آپ بلیو والی کرو دیکھیں اور ریڈ والی کرو بھی جو ہے وہ 10 سیکنڈز تک دیکھیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ سٹیپرز ہیں, یہ دونوں کروز جو ہیں وہ زیادہ سٹیپر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریٹ آف ریئیکشن ہے یا ریئیکشن کی جو سپیڈ ہے وہ بہت فاسٹ ہے, یعنی ریئیکٹنٹ جلدی سے پروڈکٹ بن رہے ہیں شروع میں, ان کی سپیڈ زیادہ ہے. یہ ہمیں یہ انفارمیشن دے رہی ہے, یہ جتنی زیادہ سٹیپر ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اتنا جلدی زیادہ ریئیکشن ہو رہا ہے, ریئیکٹنٹ جلدی کنزیوم ہو رہے ہیں اور پروڈکٹ جلدی فارم ہو رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ ایز ٹائم گوز آن, جو ہی وقت گزرتا ہے دیز کرو بیکم لیس سٹیپر. تھوڑا اگر آپ آگے دیکھیں 30 سیکنڈ تک دیکھیں تو یہ تھوڑے کم سٹیپر ہو گیا ہے. پہلے یہ ایسے اوپر کی طرف جا رہا تھا, آگے یہ تھوڑا سا بینڈ ہو گیا. ریڈ لائن کی میں ریڈ کرو کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے بلیو کو بھی دیکھیں تو یہ تھوڑی کرو ہو رہی ہے, لیس سٹیپر ہو رہی ہے. 10 سیکنڈز کے بعد یہ لیس سٹیپر ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دس مین دا ریئیکشن سلو ڈاؤن. اس کا مطلب ہے کہ ریئیکشن سلو ڈاؤن ہو گیا ہے بیکاز دیر آر دا فیور ریئیکٹنٹ پارٹیکل ٹو ریئیکٹ. شروع میں زیادہ کیونکہ پروڈکٹ بن گئے ہیں تو اب پیچھے تھوڑے ہی جو ہے وہ رہ گئے ہیں, پارٹیکل رہ گئے ہیں, مالیکیول رہ گئے ہیں جو کہ پروڈکٹ بنیں گے. اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ریئیکشن کی سپیڈ سلو ہوتی جا رہی ہے. آگے دیکھیں آپ اس 50 سے 60 سیکنڈ تک تو یہ بالکل فلیٹ کرو ہو رہی ہے, یہ بھی اور یہ بھی, ریئیکٹنٹ والی بھی اور پروڈکٹ والی بھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ سٹاپ ہو گیا ہے, یا پھر اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ایکویلیبریم ریچ کر گیا ہے, ایکویلیبریم پر پہنچ گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ریئیکٹنٹ ہیں وہ یوز ہو گئے ہیں, جس وجہ سے ریئیکشن سٹاپ ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی کرو تھی, اس کی ایکسپلینیشن آپ کو آنی چاہیے. نیکسٹ ابھی ہم ایک نومیریکلز کرتے ہیں اور تب ہمیں مزید اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایزی ہوگا, اس کو سمجھنا ہمارے لیے ایزی ہوگا. اچھا اسٹوڈنٹ, جو ابھی تک ہم بات سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہاں اس پوری کروز میں اگر یہ بلیو کرو بھی آپ دیکھیں یا ریڈ کرو دیکھیں, دونوں کروز میں ڈفرنٹ انسٹنٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سپیڈ ڈفرنٹ رہی ہے. یعنی شروع میں سپیڈ زیادہ تھی
आगे ज्यों ज्यों टाइम गुजरता गया तो स्पीड कम होती गई और एट द एंड बिल्कुल जो है वो खत्म हो गई स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि पूरे रिएक्शन के दौरान जो स्पीड है या जो रेट है रिएक्शन का वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जब भी रेट निकालेंगे तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, यानी जब भी हम स्पीड को फाइंड आउट करेंगे कि रिएक्शन कितनी जल्दी हुआ तो हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक इंस्टेंट के ऊपर स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। शुरू में रिएक्शन फास्टली होता है और फिर जो जो टाइम गुजरता है तो रिएक्शन स्लो डाउन होता है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फार्मूला होगा, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज कितना हुआ कंसंट्रेशन में और टोटल टाइम कितना लिया इस चेंज के लिए, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो एवरेज आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए और द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी और द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बी। यानी ए जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसकी डिसअपीयरेंस हम लिखेंगे, जबकि जो बी हमारे पास प्रोडक्ट है इसकी हम अपीयरेंस लिखेंगे, क्योंकि ए जो है रिएक्टेंट वो डिसअपीयर हो रहा है और वो कंज्यूम हो रहा है, वो यूज्ड हो रहा है, जबकि जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है, वो अपीयर हो रहा है। तो इसको हम लिखते इस तरह से हैं कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखें ए का यानी रिएक्टेंट का, तो इसके साथ नेगेटिव साइन हमने लिखना है, दैट मीन कि वो कंज्यूम हो रहा है। तो इसको रीड इस तरह से करते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये जो हमने यहाँ डी लिखा है इसका मतलब होता है चेंज, इसको डेल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। और आगे ये जो हमने पैरेंथेसिस का यूज किया है, ब्रैकेट्स का यूज किया है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन और इसके अंदर आपने ए लिखना है। और नीचे इसी तरीके से चेंज इन टाइम, यहाँ भी देखें कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है सॉरी, ये हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ आपने प्लस का साइन लिखना है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटिंग डाटा। डाटा को इंटरप्रेट करके स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल है जो आपकी ही बुक से ली गई है, जिसमें है कि एक स्टूडेंट है वो केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करता है और इसका डाटा जो है वो नोट कर लेता है। और इसका डाटा यहाँ नीचे टेबल में गिवन है। इसमें यह है कि एक सब्सटेंस ए है वो रिएक्ट करता है विद अनदर सब्सटेंस बी से और प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट सी। तो इसको आप केमिकल इक्वेशन को लिख भी सकते हैं कि A प्लस बी गोज टू फॉर्म C। तो इसमें उसने जो कंसंट्रेशन ऑफ C है उसकी वैल्यूज यहाँ नोट कर ली हैं और साथ में टाइम की वैल्यूज भी नोट कर ली हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेना है जो कि मिनट में है, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने कंसंट्रेशन को लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ C लेना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो यहाँ हमारे पास ग्राफ ओपन हो चुका है जिसको हमने प्लॉट किया हुआ है ऑलरेडी। आप देखते चलें कि शुरू में जब टाइम 20 मिनट थे, यहाँ देखें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 20 मिनट थे, तब ये टेबल हमें बता रहा है कि सी की जो कंसंट्रेशन थी वो 15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी। तो ये देखें जब 20 सेकंड गुजरे तो ये 15 ही है, यानी इसका मतलब है ये ग्राफ जो है वो सही प्लॉट हुआ है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो ही 40 मिनट गुजरते हैं तो जो कंसंट्रेशन है सी की वो 21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाती है। तो यहाँ देखें अगर आप वर्टिकल एक्सिस के साथ मिला दें तो ये 21 ही बनता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें 60 मिनट्स के बाद जो कंसंट्रेशन होती है वो 23 पर है। तो ये अगर आप इस पॉइंट को वर्टिकल एक्सिस के साथ मिलाएं तो 23 पर ही है। 80 मिनट के बाद अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन जो है वो सी की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाती है। तो यहाँ इसके साथ मिला है। इसके बाद 100 मिनट्स के बाद फिर भी ये 25 पर रहती है। तो यहाँ से ये जो कर्व है वो फ्लैट हो रही है। अच्छा, जो अभी तक हमने वैसे इसको एनालाइज किया है कर्व को, अगर आप इसको आगे करने से पहले अभी हम वो ही समझते हैं दोबारा से। यहाँ देखें कि इस 0 से लेकर जहाँ ये 15 लिखा है इस तक ये कर्व देखें, ये कैसी कर्व है, ये ज़्यादा स्टीपर है। और आगे 15 से लेकर 25 तक ये लेस स्टीपर है, और 25 से आखिर वाले इस 25 तक अगर आप देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। इसका मतलब है शुरू में स्पीड ज़्यादा थी, 15 से लेकर 25 तक स्पीड कम होती गई और इवेंचुअली बिल्कुल ही ये फ्लैट हो गई कर्व। दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गया।
तो अब हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं और इसको सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसी ग्राफ की मदद से कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट के ऊपर इस कर्व की मदद से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इस रिएक्शन की स्पीड कितनी है, इस रिएक्शन का रेट कितना है। तो आपकी बुक में चूंकि 20 मिनट्स है तो मैं 20 मिनट के ऊपर ही कैलकुलेट करता हूं, लेकिन आपने इसको सीख कर डिफरेंट मिनट्स के ऊपर इसकी स्पीड को चेक करना है कि स्पीड कैसी है। तो यहाँ देखें कि अगर हमने 20 मिनट्स के ऊपर स्पीड चेक करनी है तो यहाँ 20 से एक आपने वर्टिकल लाइन लगानी है जो कि कर्व को मीट करे। तो कर्व को किस पॉइंट पर मीट करेगी? अगर एक वर्टिकल लाइन 20 मिनट्स के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे तो कर्व को अप्रोक्सीमेटली यहाँ जहाँ 15 लिखा है यहाँ मीट करेगी। इसी तरीके से अगर आप 40 मिनट्स के ऊपर स्पीड चेक करना चाहते हैं या 40 मिनट के ऊपर अगर आप स्पीड चेक करना चाहते हैं तो एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करेंगे जो कि इसको टच करेगी, इस कर्व को टच करेगी। तो कहाँ टच करेगी? इस जगह पर टच करेगी। इसी तरीके से अगर आप 100 मिनट के ऊपर स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट एक वर्टिकल लाइन लगानी है, तो वो कहाँ इसको टच करेगी? इस पॉइंट 25 के ऊपर टच करेगी। ये पहली बात है जो अभी हमने अंडरस्टैंड की। तो 20 मिनट्स के ऊपर एक वर्टिकल लाइन इस कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? इस 15 के ऊपर, यहाँ ये मेरी कर्सर है, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एक लाइन टच करेगी। तो यहाँ आपने एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। अब इसी पॉइंट के ऊपर आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से एक टेंजेंट लाइन, जिस तरह से ये रेड लाइन ड्रॉ हो गई है, ये इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ हुई है। टेंजेंट लाइन कहते ही एक ऐसी लाइन को है जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। तो यहाँ सिर्फ इसी पॉइंट को टच करना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज अगर आप यहाँ 21 के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी कुछ इस तरह से आएगी कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर वो टच कर रही होगी। तो एनीवे यहाँ हमारे पास एक लाइन आ गई है और जो कि टेंजेंट है बेसिकली इस कर्व का 20 मिनट्स के ऊपर। अब आपने इस लाइन को फर्दर क्या करना है? इस लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिला देना है। तो अगर हम इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलाएं तो आप देखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से और वर्टिकल लाइन ये हमारे पास मीट हो गई है। अब ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन गई है। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी है। तो अब हमने कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? जो इसकी हाइट होगी, ये जो इसकी हाइट है ये बेसिकली कंसंट्रेशन है। और इसी तरीके से टाइम कैसे लेंगे? तो जो इसकी विड्थ है ये वाली, ये हमें टाइम का बताएगी। तो इस तरह से हमें स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे इस पॉइंट के ऊपर। यानी ये जो हमने टेंजेंट लाइन लगाई है इसकी जो स्लोप होगी वो बेसिकली हमें इस 20 मिनट के ऊपर हमें स्पीड बताएगी, इस कर्व की 20 मिनट के ऊपर स्पीड कितनी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की तरफ मूव करें तो रेट ऑफ रिएक्शंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ और टाइम में कितना चेंज हुआ। तो कंसंट्रेशन में चेंज देखें आप, अब आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है हमारे पास वो कितनी है? अगर आप देखें तो इस मैं यहाँ मिला देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि ये आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड हो। तो ये जो हमारे पास है इसको आपने वर्टिकल एक्सिस से ऐसे मिला देना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला देनी है। ये मुझसे स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुई, ये वर्टिकल लाइन स्ट्रेट से मिलाएं तो ये 25, 26, ये 27 बनता है। यानी अगर आप इसको ड्रॉ कर लें तो ये 27 बनता है। और नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ मूव करें तो ये हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 3 बनता है। यानी अगर आप इसको 3 कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये ठीक होगा। तो यहाँ देखें 3 से लेकर 27 तक, अगर आप 27 में से 3 माइनस करें तो ये बेसिकली इसकी हाइट है ना, इस ट्रायंगल की हाइट है। तो 27 से 3 आप माइनस करें तो 24 बनता है। इसी तरीके से टाइम देखें, यहाँ से यहाँ तक ये कितना बनता है? ये 40 मिनट ही बनता है। तो अभी हम चूंकि पढ़ कर आए हैं कि इसकी जो यूनिट होती है चेंज इन टाइम वो सेकंड्स में बताना है, तो इसको मल्टीप्लाई यहीं हमने कर दिया 60 से, तो इस तरह ये हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो जस्ट आपने इसकी हाइट इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की विड्थ जो है वो यहाँ लिखी है हमने। अगर आपको समझ नहीं आई बात तो दोबारा इसको समझने की कोशिश करें। तो जस्ट अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो इस तरह जो इसकी कंसंट्रेशन आती है वो 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड आती है। यानी इसकी स्पीड 20 मिनट के ऊपर इतनी स्पीड आती है। अगर आप आगे स्पीड फाइंड आउट करें, खुद करें और देखें कि वो जो स्पीड होगी वो इससे कम होगी। यहाँ स्पीड ज़्यादा है, आगे स्पीड कम होती जा रही है।
ये आप लोगों ने करना है। तो अगर हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें, क्योंकि अभी हमने ये समझा है कि जो रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो थ्रू आउट सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट होगी, इस वजह से हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं या एवरेज रेट कैसे फाइंड करते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ सी प्रोड्यूस, टोटल सी कितना प्रोड्यूस हुआ है और टोटल टाइम कितना इसने लिया है। तो टोटल जो अमाउंट ऑफ सी है वो आप देखें कि कंसंट्रेशन कितनी है सी की, इसको वर्टिकल एक्सिस से मिलाएं तो ये 25 बनती है। और टोटल टाइम कितना है, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मिला दें तो ये 100 मिनट बनते हैं। और इसको भी हमने यहाँ कन्वर्जन के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है जी 0.0042 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ देखें कि इस जो ओवरऑल जो स्पीड रही है इस पूरे रिएक्शन की वो इतनी रही है, जबकि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो स्पीड रही है वो इतनी रही है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट अपने अगले आर्टिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं 5.2 आर्टिकल विच इज कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोलिजन थ्योरी क्या है, इसको समझते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें पता है कि हमारे पास बॉन्ड, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कुछ न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। कोलिजन थ्योरी हेल्प करती है कि ये रिएक्शन किस तरह से हुआ है, यानी रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करती है। किसी भी रिएक्शन के लिए एटम या फिर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ कोलाइड होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कोलिजन है ये डिपेंड करती है कि उन एटम्स या उन मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड हो रहे हैं उनके पास कितनी एनर्जी है। और फिर उनकी दूसरी बात जो है जिस पर ये डिपेंड करती है कोलिजन, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो रहे हैं। तो अगर हम पहले एनर्जी को समझें तो यहाँ देखें कि लेट्स सपोज ये हमारे पास ए मॉलिक्यूल है, ए एटम है और बी और एक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ये रिएक्टेंट है दोनों, इसने इसके ऊपर जाकर अटैक करना है। तो अगर ये इसके ऊपर जाकर अटैक करता है तो इस बी एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और इस ए एटम के गिर्द भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इस ए एटम के पास इस रिपल्शन से ज़्यादा एनर्जी ना हुई तो ये ए एटम इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा और इसको हम बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। लेकिन अगर इस ए मॉलिक्यूल के पास इस जो इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है इससे ज़्यादा अगर इसके पास एनर्जी है तो ये जाकर इसके साथ मिल जाएगा, इस एक्स के साथ, यानी ये बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से बी जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम इफेक्टिव कोलिजन। यानी इफेक्टिव कोलिजन के लिए ये ज़रूरी है कि इन मॉलिक्यूल्स के पास, इन एटम्स के पास इतनी एनर्जी हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम कर सके। तो इसी के साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी ओरिएंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में अगर इस तरह से इंटरेक्ट करे कि यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये इनइफेक्टिव कोलिजन होगी। नाइट्रोजन जब तक नाइट्रोजन के सामने नहीं आएगा ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। यानी ये जो इनकी ओरिएंटेशन है वो इस तरह से नहीं है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो आपस में रिएक्ट कर सके, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। ये तभी पॉसिबल है कि जब ये सही से जो है वो ओरिएंटेशन इनकी सही हो, तभी ये पॉसिबल है कि ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। यहाँ देखें कि कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होती क्योंकि यहाँ जो है वो इनकी ओरिएंटेशन इस काबिल नहीं है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन देयर आउटर इलेक्ट्रॉन, कि इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो आउटर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को ओवरकम कर सके। और दूसरी बात है ओरिएंटेशन, द पार्टिकल मस्ट बी अलाइन इन द वे दैट अलाउ दैट नेसेसरी एटम टू कम टुगेदर, यानी वो अलाउ करे कि जो नेसेसरी एटम है वही सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और ताकि न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो। स्टूडेंट, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली हमारे पास स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो ज़रूरी है किसी रिएक्शन को होने के लिए, यानी वो कम से कम कितनी एनर्जी हो ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उसको ओवरकम किया जा सके।
अभी हम अपनी प्रीवियस स्लाइड में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को समझ कर आए हैं कि दो एटम जब इंटरैक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उनके गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो उनको रिएक्शन नहीं करने देता। तो कितनी एनर्जी हो ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हम ओवरकम कर सकें, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नाम से भी जाहिर है एक्टिवेट होने की एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल कब एक्टिवेट होगा, जब वो रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर जो एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी, जो पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, तो रिएक्शन नहीं होगा। और इसी तरीके से रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा अगर ज्यादा पार्टिकल के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि अगर इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो कुछ ही मॉलिक्यूल या कुछ ही पार्टिकल के पास इनफ एनर्जी होगी कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड करें, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसी के साथ अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करवाने के लिए जो एनर्जी है वो कम है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो ज्यादा तेज हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने याद करनी है और इसको लिखना भी है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब स्टूडेंट हम अंडरस्टैंड करते हैं 5.3.1 आर्टिकल विच इज फिजिकल पैरामीटर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस। वो कौन से फिजिकल पैरामीटर है जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड के साथ इफेक्ट होते हैं। तो इनमें जो पहला हमारे पास पैरामीटर है वो है चेंज इन मैस, यानी जब जब स्पीड स्लो या फास्ट होती है तो मैस में चेंज आता है। इसी तरीके से जैसे आपको पता है कि शुरू में रिएक्टेंट का मैस जो है वो ज्यादा होता है और स्पीड जो है वो ज्यादा तेजी से रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता है। जो जो टाइम गुजरता है तो रिएक्शन की स्पीड भी कम होती जाती है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उनका मैस कम होता जाता है। तो इस तरह मैस चेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। शुरू में रिएक्टेंट का मैस ज्यादा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट का मैस कम होता है और प्रोडक्ट का मैस इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ जैसा कि लिखा है कि इन सम रिएक्शन सॉलिड रिएक्टेंट डिक्रीजेज इन मैस as it react. By measuring how quickly its masses decrease, we can tell how fast the reaction is happening. यानी अगर हम ये पता लगा लें कि मैस कितनी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, तो इतना हम ये पता लगा सकते हैं कि बता सकते हैं कि रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है। इसकी एग्जांपल है कि व्हेन मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, द मैस ऑफ मार्बल रिड्यूस, मार्बल का मैस कम होता है ओवर टाइम, इंडिकेटिंग द रिएक्शन रेट। तो वो हमें रिएक्शन रेट के बारे में आइडेंटिफाई करता है कि जो जो मैस कम होता जाएगा तो रिएक्शन रेट हमें पता चलता जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड पैरामीटर है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैस। स्टूडेंट ये आपकी बुक से ही लिया गया है कि इन सम रिएक्शन गैस इज प्रोड्यूस। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें गैस प्रोड्यूस होती है, और अगर आपने वो ओपन सिस्टम रखा है, इफ द गैस एस्केप, यानी ओपन सिस्टम की बात करें तो फिर गैस क्या होगी, एस्केप हो जाएगी, टोटल मैस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीज। तो टोटल जो मैस होगा एक रिएक्शन का वो डिक्रीज होगा। लेकिन क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें जहां गैस एस्केप नहीं होगी, तो फिर वहां क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा एज मोर गैस इज फॉर्म्ड। जितनी ज्यादा गैस बनेगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, बिकॉज द वॉल्यूम स्टे द सेम, क्योंकि आपने क्लोज सिस्टम रखा हुआ है और वॉल्यूम सेम है। यानी क्लोज सिस्टम के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है अगर गैस फॉर्म होती है। तो इस प्रेशर से होगा क्या, हमने देखना ये है। अगर प्रेशर गैस का इंक्रीज होगा तो स्पेशली इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होने से मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे और ज्यादा इफेक्टिव वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा जो है वो स्पीड तेज हो जाएगी। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि जब हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ गैस बन रही होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो तेज हो जाता है। तो इस तरह अभी हमने देखा कि जो सेकंड पैरामीटर है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैस। स्टूडेंट लास्ट पैरामीटर हमारे पास है टेम्परेचर। तो अगर हमें ये बात तो बाखूबी पता है कि टेम्परेचर में जो जो इंक्रीज हम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी वो भी इंक्रीज होता है। हायर टेम्परेचर पार्टिकल मूव फास्टर, मोर फ्रीक्वेंट एंड एनर्जेटिकली।
जब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो कोलिजन होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होने की वजह से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल है कि आयरन रस्ट फास्टर इन समर एज देन इन विंटर, एज कम्पेयर टू विंटर। विंटर से अगर आप इसको कंपेयर करें तो समर में ज़्यादा जल्दी लोहे को जंग लगता है, रस्ट लगता है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि समर में ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। स्टूडेंट, अब हम समझते हैं अपना लास्ट आर्टिकल विच इज़ 5.4 रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल है? आपको पता है कि फूड इंडस्ट्री में डिफरेंट जो हैं फूड इंडस्ट्री में डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं वो मैन्युफैक्चर्स होते हैं, और फिर जो है वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो आगे यूज़र तक पहुंचते हैं। तो इस दौरान जो है वो प्रोडक्ट जो है हमारी वो ख़राब ना हो और वो सेव रहे, तो इसके लिए काइनेटिक्स हमारी हेल्प आउट करता है कि वो ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से हो, और वो उसका ऑप्टिमल टाइम क्या होगा, कब हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो ये बेसिकली हमारी हेल्प करता है। तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि आइडेंटिफाइंग द ऑप्टिमल टाइम टू हार्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट, कि हम अपनी प्रोडक्ट को कब हार्वेस्ट करें और कब उसको ट्रांसपोर्ट करें, ताकि सो दैट इट हैज़ द बेस्ट टेस्ट, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो यही है कि आइडेंटिफाइंग फैक्टर दैट काजेज द डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो काइनेटिक्स हमारी हेल्प करता है कि जब हम फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तो वो कौन से काजेज हैं जो उसको डिग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ एस्टिमेट करते हैं ऑप्टिमल टाइम ऑफ हार्वेस्ट, यानी हम कितने टाइम के अंदर हमारी जो मेन इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने टाइम के अंदर हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, तो वो कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, जो जो टाइम बढ़ेगा हमने उसको रखना है तो उसके ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा आती जाएगी। तो ये एस्टिमेट करेगा ऑप्टिमल टाइम कितना होगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे आइटम हैं जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर, जो कि इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं, तो उनके लिए उनका टाइम कैलकुलेट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम के अंदर रिएक्शन परफॉर्म होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगी। इसी के साथ इसी के साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि डेवलपिंग मेथड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमारी हेल्प करता है कि हम फूड को किस तरह से स्टोर करें, किस तरह से ट्रांसपोर्ट करें, और साथ हमारी हेल्प करता है मेथड फॉर स्लो डाउन स्पेसिफिक रिएक्शन बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने से हम स्पेसिफिक रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रिएक्शंस हैं, साइड रिएक्शंस हैं, वो परफॉर्म नहीं होते और हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेम रहती है। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारा जो लेक्चर था वो एंड हुआ। अगर कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।